भैया तो हम लोग एक पहले इंडिगो का शॉर्ट पोलिस्टर कर दीजिए, इंडिगो चैप्टर, इंडिगो निकालिए लेसन 5, लेसन 5 इसी में निकालिए चैप्टर 5। तो देखो पहले हम लोग इंडिगो चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर 2 पे भी हम चलेंगे। 5 चैप्टर की तरफ चलते हैं। The last lesson. Okay, wait. हम लोग का सेकेंड चैप्टर में एकदम नीचे जाएगा। और ये ठीक है ना, और नहीं होगा। Mohit is present. Is Mohit present today? नीचे 5 चैप्टर में चलते हैं। 5 ये तो भी फर्स्ट ही चैप्टर है। उसको उसका नेटवर्क इशू हो रहा है, यहाँ पे बात बता रहा है। नो उसका नेटवर्क इशू। मोहित तेजी में जाइए 5 चैप्टर पे, ये तो सेकंड ही है। एक इंडिगो 5 चैप्टर आएगा। Okay, students. ओके तो हम लोग को आज डिस्कस करना है 2 चैप्टर पे, एक सेकेंड चैप्टर और एक आपका लास्ट 5 चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग पहले 5 को वर्कआउट करते हैं, उसके बाद सेकेंड पे बाद में चला जाएगा, ठीक है। बिकॉज 5 अभी तुरंत समाप्त हुआ है, इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 5 चैप्टर की। मैं शॉर्ट रिवीजन पे ले जाऊंगा आपको। तो आपने देखी लुईस फीचर की मुलाकात महात्मा गांधी से होती है, जो कि इस बुक उन्होंने लिखा है, महात्मा गांधी के ऊपर एक बायोग्राफी वर्कआउट किया है। और उस बायोग्राफी में एक छोटा सा टॉपिक है इंडिगो, कि किस तरीके से गांधी ने पहले चैप्टर तो कंप्लीट करो भाई। आप लोगों के पास प्रॉब्लम यही होती है, आप लोग का सिलेबस खत्म हो जाना और डायरेक्ट एग्जाम पे चले जाते हो, एग्जाम का डिस्कस करिए। पहले अगर रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, पहले रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, तब फिनिश गुड्स कहाँ पे बनाओगे उसको। तो अभी 4 ही 5 चैप्टर पढ़े, तब तक एग्जाम पे डिस्कस करते हैं हम लोग एग्जाम पे डिस्कस। पहले एक काम तो कर लो, पहले पढ़ लो, फिर पूरा टॉपिक दिमाग के अंदर रहेगा तो एग्जाम कैसे भी हो, उससे क्या मतलब है। हर एग्जाम को हम देंगे, चाहे सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है कुछ भी हो। ओके मैंने बताया यहाँ पे लुईस फीचर जो है 1942 में उनका जो महात्मा गांधी का आश्रम सेवाग्राम जो सेंट्रल इंडिया में है, वहां पे उनकी मुलाकात होती है। जिसके बाद महात्मा गांधी से वो डिस्कस करते हैं कि ये बताइए आपने किस तरीके से भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। तो गांधी अपने पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, भैया ये टाइम था 1917, 1970 में लेके जाते हैं।
फिर बताते हैं कि भाई दिसंबर 1916 में किस तरीके से वो नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो लखनऊ में जो मीटिंग हो रहा था, उस मीटिंग में मैं अटेंड करने के लिए गया था। वहां पे लगभग 2301 डेलीगेट्स थे, प्लस बहुत सारे विजिटर भी मौजूद थे। उसी में अभी मेरा टर्म आया, गांधी जी मतलब बोलने ही वाले थे, तभी अचानक एक गरीब बंदा जो था, नहीं है, जिसका नाम राजकुमार शुक्ला है, वो गांधी जी के पास इंटर करता है और बोलता है कि भैया मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, बिहार से, ठीक है, और मैं आया हूँ इसलिए कि मैं यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ले जाना चाहता हूँ। गांधी जी ने कभी भी चंपारण के बारे में सुना नहीं था, लेकिन आपने देखा कि नेपाल के जस्ट बगल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में ये चंपारण जो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे क्या था, पुराने लेवल का अरेंजमेंट था, जिसमें आपने देखा चंपारण के जो पीजेंट थे वो शेयर क्रॉपर थे, जिसमें राजकुमार शुक्ला भी एक शेयर क्रॉपर था। वो इलिटरेट था लेकिन बहुत ही ज्यादा समझदार था। फिर कंडीशन क्या होता है वहां पे, टर्म क्या होता है कि ये लोग जो भी खेती करते हैं, जो भी इंडिगो, पहले तो इन लोगों को दबाव देके इंडिगो प्रोड्यूस कराया जाता है। इसके बाद आपने ये भी देखा क्या चीज कि इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन वहां के ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स है वो करते हैं। फिर आपने देखा कि ये कांग्रेस के इस मीटिंग में आया हुआ है, किस लिए, तो वो जो इनजस्टिस हो रहा है लैंडलॉर्ड के द्वारा इन लोगों के ऊपर बिहार में, उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करने के लिए। बिकॉज आपने देखा है क्या चीज कि इन लोगों के सामने बस एक ही ऑप्शन था। सपोज करें कि आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो आप अपने मैनेजमेंट से कंप्लेन करोगे, आपके स्कूल में प्रॉब्लम है तो प्रिंसिपल से कंप्लेन करोगे। तो सेम ये सिचुएशन था कि उस समय कंट्री के लेवल पे, मतलब पूरे देश को अगर एक इंस्टीट्यूशन समझ लें, तो देश को, इंडियंस के लिए जो प्रिंसिपल का रोल निभा रहा था वो कौन था, तो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। तो क्लियर था कि ये कंप्लेन उसी से करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। फिर गांधी जी ने बोला कि भैया देखो अभी हम तो तुम्हारे पास जा नहीं पाएंगे, ठीक है, बिकॉज मेरे को अभी कानपुर जाना है और प्लस दूसरे स्टेट में भी मेरे को जाना है, भारत में घूमना है। लेकिन एक का मतलब ये ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन शुक्ला जी जो थे इतने ज्यादा कमिटेड पर्सनालिटी थे कि वो गरीब होते हुए भी गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ते। जहां जहां गांधी जी जाते पीछे पीछे उनके पास चले जाते हैं। अब राजकुमार शुक्ला के इस मतलब की एटीट्यूड को देख के और इस मतलब टेंडेंसी को देख के गांधी जी बड़े इंप्रेस्ड होते। फिर बोलते चलो ठीक है, कोलकाता में ये सेशन इस डेट को है, मैं यहाँ पे मीटिंग अटेंड करूंगा, तुम इस डेट को यहाँ पे आना और आके मेरे को वहां पे लेके चले जाना, ठीक है। महीने बीतते गए, शुक्ला साहब जो थे, जो डेट फिक्स था उस फिक्स डेट को ऑलरेडी पहले से वहां पे प्रेजेंट है। वो चेंज मतलब आपने क्या कहा कि वो पलथी जो मारा जाता है उस तरीके से करके वो बैठे हुए हैं वहां पे जहाँ पे गांधी जी अराइव होने वाले हैं। फिर गांधी जी की जब मीटिंग खत्म होती है तो उसके बाद शुक्ला साहब बोलते भैया चलिए प्लीज चलिए। दोनों तैयार हो जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, कहाँ के लिए, पटना के लिए। फिर आगे चल के आपने देखा कि शुक्ला साहब जो थे डायरेक्ट महात्मा गांधी को राजेंद्र प्रसाद के घर लेके चले जाते हैं, जो कि पहले तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, फिर हमारे देश के भी प्रेसिडेंट बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद, जब ये लोग वहां पे पहुंचते तो राजेंद्र प्रसाद उस समय आपके घर से बाहर थे। अब घर से बाहर थे तो इसका मतलब क्या है कि आपने देखा कि उस समय अनटचेबिलिटी का सिस्टम आपके देश में जोरों शोरों से चल रहा था। मतलब क्या हुआ कि जैसे में आपने देखा है कि अनटचेबल्स वे आर ट्रीटेड Dalit like Dalits, and they were not allowed to enter in those areas where forward class people were just living। या फिर बहुत सारे ये तो 7-8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दलितों के बाद किस तरीके से क्या बिहेवियर किया जाता था, नहीं है। जिसके अगेंस्ट में 1932 में महात्मा गांधी के बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर जो थे वो लड़ जाते हैं और एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी डिमांड कर देते हैं। लेकिन उसके बाद पूना पैक्ट का एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद देश का संविधान लिखते हैं। और भी बहुत सारे ये पॉइंट्स हैं जो कि हिस्ट्री के टॉपिक है, उसे हम लोग को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। तो आपने क्या देखा कि राजेंद्र प्रसाद का जो नौकर था, जो सर्वेंट है, उन्होंने देखा कि ये तो राजकुमार शुक्ला तो एक पीजेंट है, एक शेयर क्रॉपर है। तो आपको मैंने बताया कि पीजेंट और शेयर क्रॉपर को वो रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता। तो उन लोग को बोला गया कि शुक्ला जी भैया आप जमीन पे बैठो। गांधी जी को उनके पास है तो उन्होंने देखा कि गांधी जी जब शुक्ला साहब के पास है तो क्लियर है कि ये भी एक शेयर क्रॉपर होगा, तो गांधी जी को भी नीचे बैठा जाता है कि आप भी नीचे बैठ जाओ। प्लस दूसरा क्या कंडीशन होता है, दूसरा कंडीशन होता है गांधी जी को पानी नहीं पीने दिया जाता है किस मतलब कुएं से, जिस कुएं से ये लोग पानी पीते हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये अनटचेबल लोग हैं, अगर इस कुएं के पानी को टच करेंगे तो ये मेरा कुआं ही पोल्यूटेड हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि गजब का मानसिकता, गजब की मेंटालिटी जो थी उस समय आपके सोसाइटी में चल रही थी। उसी मतलब इस तरह का पॉइंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर आगे चलिए क्या कंडीशंस था। गांधी जी ने डिसाइड करा कि भाई पहले चंपारण जाने के पहले हमें मुजफ्फरपुर चलना चाहिए, ठीक है। और मुजफ्फरपुर जाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने पड़ेगा। कैसे इंफॉर्मेशन, तो शुक्ला साहब ने जो डिस्कस करा है, जो डिस्क्रिप्शन दिया, उन सभी चीजों के बारे में हमें देखना है कि क्या ये फैक्ट है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि शुक्ला साहब ने जितने कंप्लेन किए हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में, उसमें कितनी सच्चाई है, इस सच्चाई को पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मुजफ्फरपुर चलना पड़ेगा। तो गांधी जी करते हैं,
चंपारण से पहले मुजफ्फरपुर इंटर कर जाते हैं। इसके बाद वहां पे एक टेलीग्राम प्रोफेसर JB कृपलानी को भेजते हैं, जो कि आर्ट्स कॉलेज में मुजफ्फरपुर में वहां पे अपॉइंटेड थे, ठीक है, जो जिनसे इनकी मुलाकात लगभग टैगर शांति निकेतन स्कूल में हुई थी, ठीक है। फिर ट्रेन आगे बढ़ती है, लगभग 12 बजे रात को 15 अप्रैल 1917 को ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंच जाती। कृपलानी साहब जो है वो स्टेशन पे बहुत, उनके स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनके साथ भीड़ में गांधी जी का वेलकम करने के लिए सभी इकट्ठे। क्यों? बिकॉज एक चैंपियन आ रहा था, ये चैंपियन के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया गांधी जी को। गांधी जी यहाँ पे लगभग 2 दिन, प्रोफेसर मलकानी के घर पे लगभग 2 दिन तक ये स्टे करते हैं। फिर वहां पे जो कि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, मैं बता दूं कि 1917 का जो टाइम था वो ब्रिटिश रूल के समय, मतलब किसी भी वकील, मतलब किसी भी मूवमेंट करने वाला कोई प्रोटेस्टर या फिर कोई भी बंदा, उसको कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला अपने घर पनाह नहीं दे सकता था, मतलब शेल्टर नहीं देगा। क्यों? अगर ऐसा गवर्नमेंट को पता चलता तो उस बंदे को अपना जॉब से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन फिर भी मलकानी साहब जो थे उन्होंने गांधी जी को आश्रय दिया, शेल्टर दिया, बोला कि ठीक है पर कोई दिक्कत नहीं रही है। अब यहाँ पे गांधी जी का ये जो एंट्री था कहाँ पे, चंपारण में, ये न्यूज जो था तुरंत ही मुजफ्फरपुर या फिर चंपारण के सब शेयर क्रॉपर के बीच में फैला कि भाई कौन कौन बंदा आया है। अच्छा, चंपारण में एक बंदा आया है महात्मा, अहमदाबाद से, जो हमारे लिए फाइट करने वाला, किसके अगेंस्ट में? अंग्रेजों के अगेंस्ट में, और हमें इस प्रॉब्लम से आजादी दिलाने वाला। अब कहने का पॉइंट है कि जैसे ये न्यूज मिलता है, हजारों की संख्या में शेयर क्रॉपर जो गांधी जी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, अपने अपने तरीके से। कोई बस से आ रहा है, कोई बैलगाड़ी से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल पे आ रहा है, जिसको जो सुविधा वहां पे पहुंच जाता है। फिर आगे पॉइंट क्या होता है, ध्यान देना। अब आपने क्या देखा कि अब गांधी जी सबसे पहले सारे वकीलों को बुलाते हैं, भैया पहले इधर आओ, वकील साहब लोग, बिकॉज आप ही बता पाओगे कि क्या पॉइंट है यहाँ पे, क्या सिस्टम चल रहे। अब वकील साहब लोगों से बात होती है गांधी जी की, भैया क्या 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 का न्यूज है। तो ये वकील लोग बोलते हैं कि भाई देखिए ऐसा मैटर है कि यहाँ पे शेयर क्रॉपर लोगों के पास तो प्रॉब्लम हो ही रही है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, इनको एक्सप्लॉइट ज्यादा कर रहे हैं, प्लस ये हम लोग के पास केस करते हैं, हम लोग इस केस को कोर्ट में ले जाते हैं, उसके एवज में हम लोग इन लोगों से भी पैसे लेते हैं। तो इसके मतलब इस पे गांधी जी थोड़े पे गुस्से होते हैं और डांटने लगते हैं कि भाई एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये जो ब्रिटिश है इन लोग को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसे ही इनका मैक्सिमम मतलब कि जो इनके हिस्से का जो इनका जो शेयर है उसको वो लोग क्या कर रहे हैं, स्नैच कर रहे हैं। और उसके बाद तुम लोग इनके केस को फ्री में लड़ना चाहिए, तुम इसके अगेंस्ट में और भी ज्यादा इनसे पेमेंट ले रहे हो, तो इनका प्रॉब्लम और भी ज्यादा डबल बढ़ा रहे हो। तो गांधी जी इसके लिए वकील जो है उन लोगों को डांटते हैं कि भाई तुम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट इन लोगों पे क्यों लेते हो। फिर क्या होता है, फिर आपने देखा कि गांधी जी ने इस चीज को भी देख लिया कि भाई लगभग आपने देखा था क्या 15% का जो होल्डिंग है वो कैसे इन लोगों को सरेंडर, 15% अपने पास रख के सारी चीजों को ब्रिटिश को देना पड़ता था, ये सब चीज गांधी जी ने सबसे पहले बताया कि देखो तुम लोगों को ब्रिटिश कोर्ट में जाना ही नहीं है। क्यों? ब्रिटिश कोर्ट में अगर जा रहे तो इससे तुम लोगों को, मतलब जो पीजेंट्स है उनको ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो करना क्या है, तो पहले इनके अंदर जो डर है नहीं है, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ आवर्स was what to remove all the fears which were just available in the heart of क्या जिससे क्रॉपर अगे किसके, तो जो भी डर उनके अंदर है फेयर क्रॉपर के अंदर, उस डर को पहले निकालना है, तभी जाके ये इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, मतलब ये लोग अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं और जस्टिस के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, अब आप देखते हो कि गांधी जी जो है चंपारण पहुंच चुके हैं। हाँ जी भैया देखो आगे चंपारण पहुंच चुके हैं। इसके बाद आपने ये और भी ज्यादा फैक्ट का पता लगाने के लिए तैयार है, मतलब इधर उधर पूरा चेकआउट करना कि आखिर मैटर क्या है। तो सबसे पहले ये जो ब्रिटिश के जो सेक्रेटरी जो जनरल थे उनके पास जाके मिलते हैं कि भैया ये बताओ कि क्या मैटर है। तब तक वो सेक्रेटरी साहब जो है वो क्या कर देते हैं, गांधी जी को बोलते भैया तुम आउटसाइडर हो, तुम बाहर के हो, तुम यहाँ के बिहार के तो हो नहीं, अहमदाबाद के हो, मैं तुमको कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में क्यों। अब यहाँ पे गांधी जी इस चीज को थोड़ा मतलब क्या जी बोल्डली बोलते हैं कि भाई तुमको कौन बता दिया कि मैं बाहर का हूँ, मैं भी इंडियन हूँ, ये भी इंडियन है, तुम्हारे बोल देने पे हम अहमदाबाद और बिहार अलग अलग स्टेट थोड़ी ना हो जाएगा। भारत क्या है, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करता है। खैर उस समय नहीं था, ये 1947 के बाद बना। ठीक है, आगे चलिए। फिर आपने देखा गांधी जी को वहां के जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने तिरहुत डिवीजन से एक नोट लिया। नोट में क्या करा कि भाई जितना जल्दी हो सके तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ। अब गांधी जी ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, बोला क्यों चले जाए, हम यहीं पे रहेंगे। और जानने के जगह पे वो मोतिहारी की तरफ मार्च कर देते हैं जो कि चंपारण का डिस्ट्रिक्ट था, और बहुत सारे वकील इनके साथ हैं। फिर कहानी क्या बढ़ती है, आगे चलते हैं हम लोग। मतलब गांधी जी टारगेट में भाई अब तो लड़ना है, अब तो फाइट करना है, कोई इफ एंड बट नहीं।
अब कंडीशंस क्या होता है कि गांधी जी की बात कीजिएगा तो इन्होंने लगभग एक घर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया और कई दिनों तक इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है। तभी एक रिपोर्ट बगल के गांव से है कि भैया इस गांव में क्या होता है कि एक किसान जो है, एक शेयर क्रॉपर जो, उसके साथ अंग्रेज जो है वो मतलब क्या चीज इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब उसकी मार पिटाई कर रहे हैं, नहीं है क्योंकि टैक्स वैक्स नहीं दिया होगा। अब गांधी जी बोलते हैं कि भाई मेरे को उससे मिलना है, मेरे को मिलना है कि आखिर मैटर क्या है। और हाथी, मतलब उस समय तो कोई ट्रेन अब प्लेन और ये कार मारुति उतनी ज्यादा तो व्यवस्था थी नहीं, तो एक हाथी को करते कैरी, हायर करते, हाथी के ऊपर बैठ के चले जाते, चल देते हैं। आज साइकिल था, वो साइकिल जिसके पास होता था उस समय जानते हो क्या, उसको लखपति बोला जाता था। अरे इससे घर साइकिल आ गया है। हमारे ग्रैंडफादर बताते हैं, ग्रैंडफादर बताते हैं कि उस गांव, हमारे गांव में जब साइकिल आई थी तो देखने के लिए कुछ दूर के लोग आए हुए थे कि अरे साइकिल कैसा होता है भाई, साइकिल अच्छा अच्छा दो चक्के होते हैं। हाँ। तो आज से ये 40 50 60 70 साल पहले की बात हो रही है, नहीं तो इधर 1917 18 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस समय साइकिल भी चल रहे भाई आगे पर। तो आगे आपने क्या देखा, गांधी जी ने डिसाइड किया मैं जाके मिलूंगा उससे, ठीक है। तो हाथी को हायर करते उसके ऊपर बैठ के चल देते हैं। तभी अचानक सुप्रिटेंडेंट, मतलब वहां का जो एसपी होता है, उसका एक मैसेंजर अपने बाइक से तेजी में आता है। नहीं भाई क्या बताएं। तो सुप्रिटेंडेंट का जो मैसेंजर है वो आता है, गांधी जी को ओवरटेक करता है, उसके बाद रोकता है, रुके 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 रुके, आप इधर कहाँ जा रहे हैं, आप चलिए अपने घर जाइए, अपने घर चलो भाई। चलो भाई अपने घर चलो। गांधी जी को वो वापस रिटर्न करता है उनके जहां से वो चले थे वहीं पे रोक देता है। उसके बाद गांधी जी को एक नोटिस दिया जाता है, जिस नोटिस में लिखा होता है कि आप तुरंत जितना जल्दी हो सके आप चंपारण छोड़कर निकल लो यहाँ से। अब गांधी जी ने बगल में लिख दिया क्या, कि मैं किसी भी कीमत पे चंपारण को नहीं छोड़ के जाऊंगा, मतलब आपके इस ऑर्डर को मैं डिसोबे करता हूँ। और आपने देखा भी कि गांधी ने सीडीएम स्टार्ट करा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें गांधी ने बोला ब्रेक ऑल द रूल्स। तो वहां पे रूल्स की तोड़ने की शुरुआत गांधी जी ने खुद करा। फिर गांधी जी को एक समन, मतलब कि भाई अब कोर्ट में पेश होइए कि आपने एसपी का जो ऑर्डर है उसको आपने माना क्यों नहीं, अब तेजी जल्दी आइए कोर्ट में आइए। अब गांधी जो है बोलते कि अच्छा कोर्ट में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम तो होनी ही है। पूरी रात गांधी जी जगे रहे, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ लिखा और बोला कि भाई जल्दी से जल्दी बहुत सारे अपने जो इन मतलब इन फ्लुएंशियल का मतलब होता है कि जो थोड़े पे प्रभावी इंप्रेसिव पर्सनालिटी उनके साथ आप जल्दी आइए। अपने आश्रम में भी मैसेज करते हैं, वायसराय को रिपोर्ट भेजते हैं, अगर वगैरह जो भी था। सुबह होते होते क्या होता है, पूरी मोतिहारी, अब देखो यहीं से कहानी की शुरुआत हो जाती है। नॉन कॉपरेशन मतलब सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत यहीं से होती है। क्लास 10th में मैंने बताया कि आप लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा होगा। मॉर्निंग का टाइम होता है क्या चीज, मोतिहारी की बात करें तो पूरी तरह ब्लैक, माने पूरे के पूरे चंपारण और मुजफ्फरपुर के जितने भी पीजेंट्स हैं वो सब के सब इकट्ठे हो चुके हैं, माने हजारों की संख्या में, कोई जगह नहीं है स्टैंड होने के लिए। दे डिडंट नो, उनको पता नहीं था कि गांधी जी ये कौन है, गांधी जी कौन है उनको ये नहीं पता, लेकिन उनको ये पता है कि एक महात्मा आया हुआ है और अहमदाबाद से जो हमारी मदद करने के लिए आया है। आज अथॉरिटी की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अथॉरिटी उसके ऊपर दबाव बना रही है, तो हमें लड़ना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये जो अचानक ये जब डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, हजारों की संख्या में लोग जो थे वो कोर्ट हाउस में इकट्ठे हो चुके थे, ये क्या दिखा रहा था कि अब ब्रिटिश के अगेंस्ट में हिंदुस्तानी जो थे वो स्टैंड हो रहे थे। नहीं, उनके अंदर का जो डर था वो डर रिमूव हो चुका था। और कहा जाता है कि डर खत्म तो जीत, डर के आगे जीत वाला पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे आपने देखा कि द ऑफिशियल फेल्ट पावर, अब यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी ऑफिसर ग्रेड के लोग थे वो सब अपने को असाय भाई, आज भीड़ के सामने तो अच्छे अच्छे लोग पावरलेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने पूरे का पूरा मोतिहारी और चंपारण के जो पीजेंट्स है वो यहाँ पे इकट्ठे हैं। अब जो भी ऑफिसर है वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं भैया आप ही कुछ करो, ये भीड़ को संभालो, क्या करना है नहीं करना है। अब गांधी जी बोलते हैं चलिए ठीक है मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगा। तो मदद कैसे गांधी ने किया, तो इस भीड़ को उन्होंने मैनेज कराया, बोले भैया चलो ठीक है रहने दो आप लोग, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा मतलब वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप लोग साइलेंट रहे। इसके बाद गांधी जी चले जाते हैं वहां पे, कहाँ पे गांधी जी पहुंचते हैं, कोर्ट में पहुंच जाते हैं। वहां पे उनको एक स्टेटमेंट पढ़ने को दिया जाता है जिसमें किया जाता है कि भाई आपने आपने क्या करा, आपने जो गवर्नमेंट के जो रूल्स है, जो लॉज है, उसको ब्रेक करने की कोशिश किया, तो इसके केस में आपको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। गांधी जी ने इस चीज को बताया कि देखिए कंडीशंस क्या, कि दो तरह के यहाँ पे ड्यूटीज मेरे सामने थे, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट की बातों को मानना, दूसरे हमारे देश के लोग, मतलब हमारे देश का जो ह्यूमैनिटी माना होता है उसका सम्मान, मतलब उसका सुरक्षा, उसका प्रोटेक्शन करना। तो कंडीशन है कि एक को करूंगा तो मैं दूसरा आउट हो जाएगा। तो आपके ऑर्डर को मानने पे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि भाई नहीं,
हमें अपने देश के लोगों का नेशनल सर्विस, मतलब नेशनल सर्विस वाज बिगर देन योर क्या दिस ऑर्डर, दैट्स व्हाई आई ब्रॉट योर ऑर्डर कंप्लीटली फॉर व्हाट, टू सर्व द नेशनल ह्यूमैनिटी ऑफ माय कंट्री। तो गांधी जी ने इस पॉइंट को यहाँ पे बताया। फिर कंडीशंस क्या होता है कि जो जज साहब होते हैं वो बोलते हैं गांधी जी को चलो ठीक है 2-3 घंटे के लिए हम लोग ये केस को रोकते हैं, ठीक है 2-3 घंटे के बाद फिर से केसेस चलेंगे, तब तक आपको बेल मिल सकता है, ठीक है, और आप कुछ पेमेंट दीजिए और आप 2-3 घंटे के लिए आजाद हो सकते हैं। गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया, बोला मैं 1 रुपए नहीं दूंगा, 1 रुपए भी मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी को बोले चल ठीक है पैसा मत दो, पेनाल्टी ड्यू रहने दो, आप जाओ आजाद हो 2-3 घंटे के लिए। फिर मजिस्ट्रेट की बात करोगे, फिर कोर्ट शुरू हो जाता है, लेकिन मजिस्ट्रेट जो बोलते हैं चलो भाई कुछ दिनों तक ये मैं मतलब कुछ दिनों तक ये केस पेंडिंग में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है और आप इंडिपेंडेंट है, आप अपने तरीके से जा सकते हैं। अब गांधी जी की बात करिएगा, गांधी जी आगे क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक जो भी हैं, ये लोग बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी थे, लॉयर थे, वकील थे, जो गांधी जी के पास मिलने के लिए आते हैं बिहार से। और उसके बाद गांधी जी फिर बोलते चाहिए एक बात बताओ भाई गांधी जी, अगर आपको जेल हो जाती है, अगर इफ यू वुड बी सेंट इनटू जेल प्रिजन देन व्हाट टू डू, हम लोग क्या करेंगे। अब गांधी जी ने बोला कि आप ही बताओ क्या करोगे आप, अगर मेरे को जेल हो जाता है तो आप क्या करोगे। अब सबने बताया सारे वकील, तो हम क्या करेंगे, हम तो यहाँ पे आपको एडवाइस देने के लिए आए थे, आपको सजेशन देने के लिए आए थे, आपका सपोर्ट करने के लिए आए थे। लेकिन जब आपको जेल हो ही जाएगा तो फिर इसमें हमारा कोई मतलब मेरा हम लोग का तो कोई एक्टिव रोल होगा नहीं, तो हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, खाएंगे पियेंगे और क्या करेंगे। अब गांधी जी ने बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने सोच रखा है। फिर राजेंद्र प्रसाद अपने टीम के साथ बाहर जाते हैं, बात करते हैं, एक बात बताओ, ये महात्मा गांधी नाम का जो बंदा है, ये तो बाहर का आदमी, आउटसाइडर है, मतलब अहमदाबाद से आया हुआ है, चंपारण, और हमारे स्टेट के लोगों के लिए ये जेल जाने के लिए तैयार है। और हम लोग कैसे इंसान है, हम लोग बता रहे हैं क्या कि गांधी जी को अगर जेल हो जाएगी तो हम लोग अपने घर जाकर आराम से खाएंगे पिएंगे एंटरटेन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम लोग गांधी जी का सपोर्ट करेंगे। तो इन लोगों को अपने ऊपर शर्म महसूस होती है, लेकिन फिर बाहर गांधी जी पे मिलते हैं, बोलते नहीं पर हम लोग आपको, आप जेल में भी चले जाओगे तो हम लोग आपको वहां पे फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या होता है पॉइंट देखिए। अब गांधी जी की बात कीजिएगा तो ये लोग क्या करते हैं, गांधी जी के पास जाके बोलते कि हम लोग आपको फॉलो करेंगे। कई दिनों तक कुछ नहीं, फिर गांधी जी को एक लेटर आता है मजिस्ट्रेट की तरफ से कि भैया आइए आप लोग, फिर से केस स्टार्ट होने वाला है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। अब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, ध्यान देना यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद गांधी जी रिसीव्ड ए रिटन communication from the magistrate informing him that lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। अब यहाँ पे आपने देखा क्या जिसकी अब लेटर आता है कि भैया आपके ऊपर जो केस चल रहा था वो केस को विड्रॉ कर लिया गया है। और यहाँ पे आपने देखा कि इस मॉडर्न इंडिया में सबसे पहली जीत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, कि एक बंदे के सामने अगर हिंदुस्तान के लोग अगर खड़े हो जाए, केवल चंपारण के और मुजफ्फरपुर के पीजेंट, मतलब जो टूटे दबके लोग थे वो लोग केवल अपने पैरों पे स्टैंड हो गए, तो ब्रिटिश जैसी पावरफुल आर्मी को भी झुकना पड़ा और उन लोगों केस को विड्रॉ करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं एक क्या था, फर्स्ट अटैम्प्ट, मतलब कि फर्स्ट सक्सेस था बिफोर महात्मा गांधी। और इसने एक आइडिया दिया कि अच्छा अगर 2 डिस्ट्रिक्ट के लोग मिलके अंग्रेजों को जमीन पे ला सकते, अगर पूरे हिंदुस्तान अगर एक प्लेटफॉर्म पे उतर जाए, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाओ, खड़ा होकर अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट लोगों ने मूवमेंट कर दिया, हाँ हाँ वही वही बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो फिर क्या होगा, तो क्लियर है कि ब्रिटिश को हमारा देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये पहला सक्सेस, फर्स्ट सक्सेस गांधी जी को मिला। खैर जो भी था, आगे आपने इसको भी देखा क्या था कि गांधी जी के वकील लोग जो थे, वकीलों के लिए और भी ज्यादा इंक्वायरी करना शुरू कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है, हजारों की संख्या में पीजेट जो है वो लेटर लिखना शुरू कर देंगे, सर हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, दिस दैट जो भी प्रॉब्लम है। फिर सर एडवर्ड गेट जो है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने गांधी जी को जून में बुलाया कि भैया आप आइए। फिर वहां पे जाने के पहले भी गांधी जी अपने वकील या फिर जो अपने आश्रम, हर जगह पे न्यूज फैलाते कि भाई फिर से मेरे को बुलाया गया, हो सकता है कि मेरे को अरेस्ट कर लिया जाए। डर था, क्योंकि कहने का मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ट्वाइस वर इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जो थे वो पावरफुल थे, डिक्टेटर थे, नहीं ये तानाशाह थे, जो मन करे वो कर रहे हैं। आपने देखा ना रोलेट एक्ट, मार्शल लॉ, इस तरह के भी एक्ट वो अप्लाई कर रखे थे, जिसके मदद से वो जिसको भी डाउट है समझ लो कि वो समाज पे आउट है। ये ब्रिटिश अपना अपना फंडा यूज करते थे। खैर आगे चलिए, तो सर ने बुला दिया गांधी जी को, डर कि अब फिर तो लग रहा है कि मेरे को जेल में एंट्री कराएगा। लेकिन फिर ये अपने प्लान को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को प्लान जो है वो प्लान को समझाते हैं कि भाई कैसे कैसे करना है, अगर मेरे को जेल होती है तो फिर आप लोगों को क्या वर्कआउट करना है। खैर सिचुएशन जो भी होता है,
सिचुएशन जो भी होता है, यहाँ पे जो शेयर क्रॉपर, इन ये जो लेफ्टिनेंट साहब थे, इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि नहीं ठीक है फिर आप जो है आप सही हैं, और जो शेयर क्रॉपर है उनका जो शेयर उनको बनना चाहिए वो उनको मिलेगा, उसमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा उनको, और उनके राइट के साथ कोई खिलवाड़ भी नहीं करेगा। इन लोगों ने अपना ऑफिशियल कमीशन तैयार किया इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी होने लगी, पूरी तरीके से वर्कआउट होने लगा, और आपने क्या देखा कि गांधी जी समझ चुके थे कि हमारा पहला जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो सक्सेसफुल होने जा रहा है। और इसके बाद गांधी जी ऐसा नहीं कि चंपारण छोड़ के चले गए, चंपारण में वो रहते हैं, फिर आगे एक तो पहले तो 7-8 महीने तक कंटिन्यू रहते हैं, उसके बाद शॉर्ट विजिट हमेशा करते रहते हैं, नहीं है जब तक उनकी बातों को माना नहीं गया। फिर आगे आपने कि गांधी जी का डिमांड, गांधी जी से पूछा गया कि भाई ये बताओ कि आप जो शेयर क्रॉपर को बता रहे कि शेयर क्रॉपर का पैसा एक्सप्लॉइट किया गया है, किसके द्वारा, यहाँ पे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के द्वारा, तो इनको कितना रिफंड किया जाए, एक टारगेट होगा ना कितना पैसा इनको देना है। तो गांधी जी ने यहाँ पे क्लियर बोला कि लगभग 50% आपको देना है, 50% यू विल हैव टू पे, 50% देना है, चलो ठीक है। अब कुछ देर सोचने के बाद जो प्लांटेशन जो मालिक लोग थे, या फिर जो समझ लो कि रिप्रेजेंटेटिव जो थे प्लांटर्स को, उन लोगों ने बोला देखिए अब 50% तो नहीं दे पाएंगे, हम लोग 25% आपको देंगे, 25% हम लोग रिफंड कर देंगे, बैक कर देंगे, ठीक है। और क्या अमेंडमेंट की बात है कि लोगों ने बोला नहीं गांधी तो मानेंगे नहीं, लेकिन गांधी ने बड़े प्रेम से उसको एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है 25% ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 25% एक्सेप्ट करने की बात क्या थी, तो कहने का मतलब गांधी जी ने बोला था कि मतलब क्या चीज, गांधी जी ने इस पॉइंट को बोला था कि मनी, मतलब कि द प्रेस्टीज ऑफ क्या थी, शेयर क्रॉपर, द प्रेस्टीज ऑफ शेयर क्रॉपर वाज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। मतलब 25% दे, 10% दे, उससे मतलब नहीं, परसेंटेज से मतलब है कि आपने इस चीज को एक्सेप्ट तो कर लिया कि इसमें उनका भी शेयर बनता है, जिसको अभी तक आपने नौकर की तरह ट्रीट आउट किया था, जिसको अपने सर्वेंट की तरह ट्रीट किया था, जिसको अपने सर को मतलब कि अपने पैरों पे खड़ा होने नहीं दिया था। आज वो सब एवरीवन, ऑल शेयर क्रॉपर्स वेयर कैपेबल टू स्टैंड ऑन देयर फीट टू गेट देयर जस्टिस। नहीं है, अपने जस्टिस को पाने के लिए वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे और खड़े हो रहे थे अब, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उनके अंदर फिर डर जो था वो निकल रहा था। तो 25% पे उन्होंने एक्सेप्ट करे, बोले कोई दिक्कत नहीं 25% तो भाई। फिर आगे आपने देखा क्या जिसके 20, तो इस तरीके से पहला सत्याग्रह की जीत होती है। फिर गांधी जी जो है अपने आश्रम से बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, आश्रम से बुलाने के बाद आपने देखा अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी जो उनको भी बुलाते हैं, फिर बहुत सारे लोग टीचर्स हैं, हॉस्पिटल्स भी ओपन किए जाते हैं कि यहाँ के जो अनसिविलाइज लोग हैं उनको सिविलाइज बनाया जाए, उन ड्रेसिंग स्टाइल से लेके उनके खाने पीने तक की व्यवस्था पे भी गांधी जी का फोकस है। इसके बाद आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक इंग्लिश मतलब एक अंग्रेज बंदा है, तो ये राजेंद्र प्रसाद या फिर दूसरे लोग जो है उन लोगों ने इस चीज को बोला कि एक अंग्रेज, रुकिए एक सेकंड हम लोग नाम देखते हैं वो अंग्रेज का नाम क्या है। तो आपको ये देखना होगा कि ये एपिसोड मतलब कि चंपारण एपिसोड जो था वो एक टर्निंग पॉइंट था गांधी जी के लाइफ में। इस चंपारण एपिसोड से मतलब बिहार से, नहीं डोनाल्ड ट्रंप नहीं था, बिहार के मूवमेंट से गांधी जी उस मूवमेंट ने उनके नाम के सामने महात्मा एक वर्ड ऐड कर दिया। ओके नेक्स्ट। फिर यहाँ पे देखो एक ब्रिटिश का नाम दे रहा है, early in the Champaran action, Charles Freer Andrew। अब यहाँ पे देखो चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू की बात करोगे तो ये गांधी जी के बहुत ही बड़े फॉलोवर बन जाते हैं, ठीक है। और गांधी जी से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आप बोले तो हम आपके साथ चंपारण में रह के मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं है मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे जो वकील लोग थे या फिर जो दूसरे इंडियन थे उन लोगों ने बोला भाई जब एंड्रयू साहब जो ऑटोमेटिक अंग्रेज होते हुए भी आपका सपोर्ट करे तो क्यों ना हम इसका सपोर्ट लें इनका, और इनका सपोर्ट लेके तो हम लोग के देश को जल्दी आजादी मिल सकती है, ठीक है। अब गांधी जी ने इस चीज को बोला क्या चीज की भाई, गांधी जी ने इस चीज को बोला कि मूवमेंट तुम्हारा है, रिवोल्यूशन तुम्हारे हैं, आजादी तुम्हारी है, और तुम चाहो कि फिर किसी दूसरे बंदे की मदद करें, मदद ले, और मदद लेने के बाद हम देश को आजाद कर दो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो गांधी ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, गांधी ने इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया, बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर आगे पॉइंट,
वेट वेट, एक मिनट वेट करो आप लोग। अब क्या करें, एक सेकंड रुक जाओ। देखिए ना क्या आ गया है। कहाँ पे आपको ये स्क्रीन चाहिए ना? हाँ पीडीएफ तो कहीं खुला हुआ है, वो स्क्रीन कहाँ से खोला है? नहीं, ये सामने आया था, मैंने उसको हटाया। आपको क्या चाहिए? 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए ओके, तो इस तरीके से आपने देखा। ओके ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि चंपारण में जो गांधी जी जो उन्होंने चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू जो थे इनका सपोर्ट लेना वाजिब नहीं समझा और खुद और सेल्फ वर्क किया, और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से मूवमेंट को सक्सेसफुल कराया। तो ये था इंडिगो चैप्टर। चलो बोलो नेक्स्ट चैप्टर बोलिए। नेक्स्ट किसी स्टूडेंट ने सेकंड चैप्टर बोला था। नेक्स्ट कौन चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम, किस चैप्टर में, इन विच चैप्टर यू ऑल आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टीज? टेल मी फास्ट। नेक्स्ट किस चैप्टर में, इसमें कोई प्रॉब्लम? अपन को सेकंड चैप्टर में प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा, सेकंड चैप्टर कौन सा है आपका? द लॉस्ट स्प्रिंग। यही, दिस वन। अच्छा, एनिस जंग की कहानी जिसमें साहेब और मुकेश, ये ना तो स्टोरी है। अब देखो इसमें क्या है, साहेब नाम का एक लड़का, ओके ओके चलो ठीक है, इसको भी देख लो, एक छोटा सा पॉइंट। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो एनीस जंग जो राइटर है वो क्या करते हैं कि उनकी मुलाकात होती है एक बंदे से, मतलब गार्बेज जो पिक करता है उस लड़के से जिसका नाम साहेब आलम है, ठीक है। अब वो रोज देखती है कि ये लड़का जो है आता है अपने टीम के साथ, और टीम के बता के यहाँ पे कचरे जो है वो इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, चुन रहा है, पिक आउट कर रहा है, और उसको अगले दिन लेके जाके मार्केट में सेल करता है, या फिर क्या करता है वो उसकी प्रॉब्लम है। और वो सब के सब खाली पैर है, बेयर फुटेड है। अब एक दिन एक बच्चे को बुलाती है, और साहब जिसका नाम है कि इधर सुनो तुम लोग, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो?
अब यहाँ पे बच्चा थोड़ा बहुत चेहरा बनाता है और उसके बाद बोलता है मैडम एक्चुअली हम स्कूल नहीं जाते हैं, इसके पीछे का रीजन जानते हो क्या है? इसके पीछे का रीजन कि हमारे पड़ोस में कहीं स्कूल ही नहीं है। अब ये राइटर जो है वो बोलते हैं कि अच्छा अगर मैं स्कूल को स्टार्ट करूँ तो क्या तुम यहाँ पे आना चाहोगे? अब बोलता है एकदम पक्का, क्या बात कर रहे हैं, शुभ काम में क्या चीज। अब नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो बच्चा खुद दौड़ के आता है और आके पूछता है कि मैडम ये बताओ कि आपका स्कूल स्टार्ट हो चुका है? तो यहाँ पे एनिस जंग जो है इनको थोड़ा सा एनिस जंग को थोड़ा सा ये वो नहीं लगता कि भाई इसको मैंने सपना दिखाया और वो सपना पूरा नहीं हो पाया। फिर एक दिन नाम पूछती है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चा बोलता है साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो इस बच्चे को अपने नाम का मतलब नहीं पता। अगर नाम का मतलब पता चल जाए तो क्लियर है कि उसको अपने नाम पे यकीन नहीं होगा। भाई क्या बात कर रहे हो, पूरे यूनिवर्स का मैं मालिक कैसे हो सकता हूँ? मैं तो गार्बेज स्पीकर हूँ, गार्बेज को इकट्ठा करने वाला बंदा हूँ। तो नाम रखने से कोई सिकंदर नहीं हो जाता। फिर आगे आपने जाके आगे चल के हम लोग देखते हैं क्या इसके महीने बीतते चले जाते हैं। एक दिन राइटर जो है वो बच्चे से पूछती है कि भाई तुम ये बताओ कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो उसमें से एक बच्चा जवाब देता है कि एक्चुअली हम लोग चप्पल नहीं पहनते बिकॉज मेरी माँ ने मेरे चप्पल को ऊपर अलमारी पे रख दिया, ठीक है, और इसलिए वो नीचे नहीं लाती है, इसलिए मैं नहीं पहनता। दूसरे बच्चे जो है वो बोलते हैं कि अगर चप्पल हम लोग को मिले तब भी हम लोग लेकर फेंक देगा, क्यों? बिकॉज हमारा ट्रेडिशन है और हम लोग कंजर्वेटिव सोच के लोग हैं। हमारा ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन के क्या हमारे मतलब कि जनरेशन में मतलब हमारे एंसेस्टर लोगों ने चप्पल नहीं पहना तो फिर हम लोग क्यों पहने? तो ये हम लोगों का पेशा है, हम लोग का प्रोफेशन है और हम लोग का ये ट्रेडिशन है कि हम लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये सारे स्टेटमेंट बच्चे दे रहे हैं कि वो अपनी गरीबी को छिपाने के लिए कि भाई हम लोग गरीब नहीं, पैसे वाले हैं, लेकिन अपनी इच्छा पे हम लोग चप्पल नहीं पहनते, ये हमारा ट्रेडिशन है। खैर जो भी था, एक दिन क्या होता है, ओ नो 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 नो, अरे ओ, ओ एक दिन क्या होता है कि ये बच्चा जो है वो एनिस जंग को अपने कॉलोनी मतलब अपने गांव में लेके जाता है कि चलिए। आज गांव का नाम क्या है? सीमापुरी। ये बताया गया था। सीमापुरी जो गांव का नाम है। अब वहां पे सीमापुरी में क्या होता है कि वहां पे मैक्सिमम जितने भी लोग हैं वो सब के सब रैग पीकर, मतलब रैग पीकर ही हैं, वो गार्बेज इकट्ठे करने वाले हैं। और वहां पे कहाँ से बच्चे आए हैं? तो वहां के लोग कहा, तो आपने देखा कि 1971 में जो इंडिया पाक के बीच का जो युद्ध हुआ था उसमें जितने भी ढाका से लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आए थे, माइग्रेट करके यहाँ पे आए थे, वही लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब इनकी बात कीजिएगा तो इनके पास कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन इनको उससे कोई मतलब भी नहीं है। ये लोग डायरेक्ट बोलते भैया खाने के लिए 2 टाइम खाना हमको मिल जाए, हमारी पहचान की कोई जरूरत नहीं है। तो इनके पास बस राशन कार्ड है, इसके बाद कोई आइडेंटिटी इनके पास नहीं है। ठीक है। एक दिन क्या होता है, आपने देखा कि साहेब जो है वो एक जगह पे टेनिस, 2 बंदे टेनिस खेल रहे हैं पार्क में। वो बाहर खड़ा हुआ है, उन लोग को देख रहा है। शूज पहना हुआ है लेकिन एक वो भी शूज डिफरेंट कलर के हैं। अब यहाँ पे एनिस जंग उनके पास जाके बोलते हैं कि भाई क्या क्या देख रहे हो? तो खेल वो गेम देख रहे हैं हम। अच्छा तो खेलना है? तो नहीं खेलना तो नहीं है उन लोग के पास, लेकिन यहाँ पे हम स्टैंड होकर देख रहे हैं, यही हमको ठीक ठाक, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ। और फिर बताता है बच्चा कि जब ये लोग खेल के निकल जाते हैं तो गार्ड जब हम लोग को एंट्री करता है, हम लोग थोड़ा बहुत झूला झूलते हैं, इंटरटेन करते हैं, जो भी है। फिर एक दिन क्या होता है कि साहब को ये देखती हैं कि साहब जो है वो स्टील का कंटेनर लेके एक जगह पे दूसरे का, मतलब कि जहाँ मिल्क बूथ है वहां से चाय वाले के पास लेके जाता है। अब यहाँ पे नहीं संग उसको रोकते हैं, बोलते एक बात सुनो, तुम तो रैक पिकिंग का काम करते थे, ये स्टील का ये डब्बा ये कहाँ लेके जा रहे हो? अब ये बच्चा बोलता है कि एक्चुअली मैंने अब, हाँ, इस लोगों ने बोला कि क्या कंडीशन इन लोगों ने बताया। अब रैक पिकर वालों ने, ये साहेब बताता है कि एक्चुअली मैंने एक जॉब कर लिया है, लगभग कितने 700 के 800 रुपए उसको मिलते हैं, और प्लस खाना भी मेरे को खिलाता है, जो भी है। और ये कैनिस्टर जो है इसको लेके जाता हूँ, दूध इसमें भर के लेके आता हूँ मैं, जो भी है। तो यहाँ पे जो एनीस है इस चीज को देख के उसके चेहरे को देखते कि अब उसके चेहरे पे वो केयर फ्री वाला लुक नहीं है। मतलब इसका अपना रैक पिकिंग, अपना जो बैग रहता था, वो बैग में क्या था कि अपना था, जब मन करे मैं एक वर्क करूंगा, नहीं मन करेगा वर्क नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब वो किसी के कंट्रोल में आ चुका था। मतलब किसी के यहाँ काम करने का मतलब क्या है? आप सपोज करो कि हम ही सपोज करो कि हम ही लोग अगर खुद वर्कआउट अपने यहाँ करते हैं
तो क्या हम लोग इंडिपेंडेंट अपने तरीके से वर्क करते हैं। अब यहाँ पे सपोज करो कि टाइमिंग सेट हो जाता है कि नहीं भाई अवंती क्लास एकदम इतने बजे से क्लास है, इतने बजे से आपको लेना है, काम खत्म, इससे आप लेट नहीं कर सकते, पहले नहीं कर सकते, तो एक अलग तरह का पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे साहब जो है इस चीज को महसूस करता है और मैडम इस चीज को देखती है कि भाई नहीं, अब ये लड़का जो है अब यहाँ पे क्या है, केयर फ्री नहीं है, और स्टील जो कैनिस्टर है वो ज्यादा भारी था वो प्लास्टिक बैग से। क्या उनको ये फीलिंग यहाँ पे हो रही है कि अब ये बच्चा, द चाइल्ड वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, ही वॉज नॉट द मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड, अपने आप का ये मास्टर अब खुद नहीं था, अब नाउ ही वॉज कंट्रोल बाय द ऑनर ऑफ क्या जी दैट मिल्क बोथ, वहां का जो ऑनर है वो इसको बच्चे को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, तो इस यहाँ पे दिखा रहा कि अब इसके फ्रीडम को लगभग स्नैच कर लिया गया है। तो खैर ये तो अलग पॉइंट है। फिर सेकंड स्टोरी मुकेश की कहानी है, शायद मुकेश की कहानी है, मुकेश, हाँ मुकेश की कहानी है, जिसमें मुकेश को आपने देखा क्या, इसकी यहाँ पे नैरेटर फिर मुकेश से मिलती है और मुकेश से पूछती है कि अच्छा बताओ कि क्या तुम्हारा टारगेट क्या है, एम्बिशन क्या है। अब ये मुकेश बताते हैं कि भाई मेरा टारगेट और एम्बिशन क्या, मैं बताऊं, मेरा एम्बिशन है कि मैं कार में चलाऊंगा, कार का मैकेनिक बनूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो मुकेश जो है वो कहाँ का, तो मुकेश के जो फिरोजाबाद का ये बंदा है, कहानी है, तो फिरोजाबाद में मुकेश जो है वो कहाँ का बंदा है, तो इसके जहां पे ये रहता है इसके पूरे के पूरे कॉलोनी के लोग जो है वो बैंगल सेलर है, चूड़ी बनाने का काम करते हैं, उसको मार्केट में सेल करने का काम करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग ग्लास, ये सारे वहां पे काम होते हैं और वहां पे ये भी काम करता है। तो ये जो है इसका टारगेट कुछ अलग है कि नहीं, मेरे पूरे जनरेशन बाई जनरेशन लोगों ने ये इस बैंगल सेलिंग का काम किया है, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को कुछ अलग करना है, कुछ अलग मेरे को हट के यहाँ से करना है। तो कुछ अलग करने का पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो नरेटर पूछते कि तो क्या करना चाहोगे तुम, तो भाई मैं तो यहाँ पे अपना मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो मोटर मैकेनिक क्या, कार चलाना तुमको आता है, तो कार चलाना नहीं आता, मैं सीख लूंगा कार चलाना, कैसे कार चलाया जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि मुकेश जो है वो नरेटर को अपने घर लेके जाता है कि चलिए मेरे घर चलते हैं, मेरा घर है, अभी अभी नया नया मेरा घर बन रहा है, ये है वो है, जो बहुत अच्छे तरीके से। अब मैडम बोलती है अच्छा चलो चलते हैं देखते हैं। अब मुकेश के साथ मैडम जो है वो उनके कबीले में, मतलब उनका जो फिरोजाबाद का जो एरिया है, फिरोजाबाद का उस एरिया में एंटर करते हैं, तो देखते हैं क्या कि सब जगह पे एकदम टूटे फटे घर है, एकदम मतलब कि गलियां जो है स्ट्रीट जो वो भी एकदम डर्टी कंडीशंस में है, ना कहीं सैनिटरी, मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एकदम डस्ट की तरफ चारों तरफ एरियाज है वहां पे, मतलब कि रिमोट एरिया जिसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो, वेयर वी कांट स्टे, जहाँ पे आप स्टे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वहां पे वो लोग एकदम इंजॉयबल तरीके से रह रहे हैं। अब मुकेश अपने घर में लेके जाता है, तो आपने देखा इसके मुकेश की आंखें एकदम चमक रही है कि भाई मेरा घर, मैडम हम लोग का घर बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है, नहीं है तो वो भी बन क्या रहा है, आधा बिल्ड है और उसमें भी आधे पे छत की तरह कुछ वो रखा हुआ स्टील टाइप में रखा हुआ है, एक तरफ आदमी रहता है दूसरी तरफ जानवर रहता है, मतलब पूरा एकदम अलग तरीके का घर का माहौल बना हुआ है। इसके बाद जैसे मैडम वो लोग घर के अंदर इंटर करते हैं तो देखते हैं कि एक लेडी है, लेडी का मतलब मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी वाइफ है। ठीक है, वो चूल्हे में क्या करती है, खाना बनाती है, पहले के टाइम में आपने देखा किस तरीके से खाना लोग बनाते हैं, तो वो चूल्हे में फूकते हैं जिससे कि उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है, मतलब लोगों की आ जाती है, इनकी आंखों की रोशनी नहीं गई हुई है। अब इसकी वाइफ जो है जैसे मुकेश के फादर को देखती है वो पीछे हट के चली जाती है, मतलब कि और अपने घूंघट को क्या करती है, वो अपने बॉडी को अपने चेहरे को कवर कर लेती है। ये सब स्टोरी आपने देखा है, मतलब कंडीशन पूरी तरीके से वर्स्ट है यहाँ का। ठीक है, मुकेश का एल्डर भाई जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, सी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट, वो लड़की जिसकी शादी वहां पे मुकेश के बड़े भाई से वो बहू है वहां पे, उसको सारे घर का काम धाम देखना है, पूरा का पूरा वर्कआउट करना है, और जैसे बड़े लोग आते हैं तो वो टूटे हुए दीवार के पीछे चली जाती है, अपने चेहरे को छिपा लेती है। ये सारे स्टोरीज में पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, फिर एक लेडीज जो है, दूसरी लेडी जो है वो बोलती है कि भाई ये तो हमारा कर्म है, मुकेश की ग्रैंड मदर बोलती है ये तो हमारा कर्म है। कर्म का मतलब है कि ये हमारे आने बैक के लोगों ने, एंसेस्टर ने यही काम किया, हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे जनरेशन भी यही काम करेंगे, हमारे पास कोई दूसरा काम ही नहीं होता है। फिर मैडम जो है वो पता लगाते हैं आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। फिर यहाँ पे ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, रेड, अलग अलग तरह के जो कलर की चूड़ियां हैं वो एकदम वेल डेकोरेटेड तैयार हो रही हैं। यहीं पे एक लड़की का एग्जांपल है कि एक लड़की जो है वो एक अलग अलग सविता नाम की एक लड़की जो है वो चूड़ियों को देख रही है, तो मैडम पूछते कि क्या ये तुम चूड़ियों का मतलब समझती हो, तो बोलती कि नहीं चूड़ी का मतलब तो हमको नहीं समझ में आता। तो ये बोला जाता है कि ये चूड़ियां जो है वो क्या, सुहाग मतलब पवित्रता की निशानी है, जो कि इसको आगे चल के समझ में आएगा। ये मैडम इन सब चीजों को देखती हैं और ये सब चीजों को पता लगाती हैं।
फिर वो पता लगाते हैं आखिर इनके पीछे का रीजन क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो जाती है ये वर्क करते हुए, जो भी है। तो जब पता लगाते हैं कि आखिर आप लोग अपने प्रोफेशन को बदलते क्यों नहीं हो, क्यों इसी में लगे हुए, जब आप लोग समझ रहे हो कि इस तरह की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो इकट्ठे होकर बोलते हैं कि भाई देखिए, हम लोग बदलने की तो बात है, हर आदमी चाहता है कि कुछ अच्छा करे, लेकिन कंडीशन है कि यहाँ के पॉलिटिशियंस, हाँ हाँ हाँ, यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, फिरोजाबाद की कहानी है तो कहाँ विदेश का होगा, यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के जो एरिस्टोक्रेट लेवल के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि हम लोग कोई अच्छा काम करें। अगर कोई भी काम करिएगा तो वो लोग पिटाई, मार पिटाई भी करते हैं और फिर से हम लोग को इस जॉब में एंट्री करा देते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है चाह के भी अपने प्रोफेशन को नहीं बदल सकते। मैडम इस चीज को देखती है, बोलती कि नहीं ये तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मैडम इस चीज को समझने के बाद लास्ट में बोलते कि आखिर इसके पीछे के रीजन क्या है। ये लोग अगर अपने प्रोफेशन को नहीं बदल पा रहे तो इस प्रोफेशन को ना बदलने के पीछे का रीजन क्या है। तो रीजन क्या है, सबसे पहले तो कास्ट सिस्टम इनको कवर करके रखा कि भाई चूड़ी बेचने वालों के फैमिली में अगर जन्म लिए हो, अगर हमने, इफ वी हैव टेकन बर्थ इन द फैमिली ऑफ क्या जी, बैंगल सेलर, देन इट्स आवर प्रोफेशन। तो ये हमारा प्रोफेशन है, वी कैन नॉट चेंज, हम लोग इसको बदल नहीं सकते। दूसरा क्या चीज है कि यहाँ के जो शौक साहूकार, मतलब जो बिजनेस ग्रुप जो कि टैक्स और लोन देते हैं, उनकी बात की जा रही है। थर्ड, पुलिसमैन जो है वो भी है, ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियन, ये सारे के सारे लोग जो है इन लोग को दबा के रखे हुए हैं कि आप यहां से बाहर आप नहीं जा सको। तो कहीं ना कहीं ये सब मिल के इन लोगों के ऊपर इतना ना बर्डन दे दिए हैं कि ये लोग बेचारे इस चीज को नेचुरल तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चूड़ी बनाना ही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा ड्यूटी है, हम इसके बाद कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। लेकिन आज इन लोगों के बीच में मुकेश एक लड़का जो है, इसने बड़े उत्साह के साथ बोला कि नहीं मैं ये जॉब नहीं करूंगा, मैं अपना जॉब बदलूंगा। तो हो सकता है कि मुकेश जब अगर जॉब बदलने की बात कर, तो मुकेश की तरह दूसरे लोग भी होंगे जो जॉब बदलने की बात करेंगे। तो कोई एक सामने तो आ रहा है। अरे पहले महात्मा गांधी ना, इससे पहले वाली स्टोरी आपने पढ़ा कि फर्स्ट महात्मा गांधी भी सोचते कि सबसे पहले कोई दूसरा अगर सामने जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जाएंगे तो फिर मैं पीछे जाऊंगा, तो कोई नहीं जाता। गांधी अकेले पहले स्टैंड हुए अंग्रेजों के अगेंस्ट में, देखते थे तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान उनके साथ जुड़ गया। तो यहीं पे इन्होंने देखा, एनएस जंग ने देखा कि भाई नहीं, मुकेश जो पहला लड़का है, फर्स्ट है, जो भी है फर्स्ट ही है, जिसने अपने प्रोफेशन को चेंज करने की बात की है। मे बी इन फ्यूचर मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी बिहाइंड हिम, उसके पीछे बहुत सारे लोग स्टैंड हो जाएंगे और दे ऑल विल वांट टू चेंज देयर प्रोफेशन, सब के सब अपने प्रोफेशन को बदलने की बात करेंगे। तो ये दो पॉइंट्स है, दो स्टोरीज है, ठीक है। और बोलो कोई स्टोरी, यानी स्टोरी और क्या स्टोरी में आप लोगों को प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, जूलियस सीजर पड़ेगा जी। एनी प्रॉब्लम, और किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आप लोग को। ओके, तो नेक्स्ट डे हम लोग न्यू चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो याद रखिएगा आप लोग सारे क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा, तरीके से वर्कआउट कीजिएगा और राइटिंग करके अगर हो सके तो चेकआउट कराते रहिएगा, बिकॉज कंडीशंस क्या है कि आंसर्स यू ऑल। ओके सर, और ग्रामर अभी चैप्टर पढ़ते रहो, ग्रामर पढ़ा जाएगा अभी सिलेबस को, और बिकॉज सिलेबस वर्कआउट करते हैं हम लोग। एनी प्रॉब्लम, और किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आप लोग को। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल वर्कआउट करेंगे। कल क्लास है ना आप लोग इंग्लिश का, कल इंग्लिश का क्लास है आप लोग का 12th का। कल आप लोग का इंग्लिश का क्लास है। तो कल हम लोग ओके है, तो हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर कल हम लोग वर्कआउट करेंगे। तब तक एक छोटा सा ब्रेक। ओके।